मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन मेरी सास एक आदमी को लेकर मेरे कमरे में चली आई। मैंने अपनी सास की तरफ हैरान होकर देखा और कहा, आप इसको लेकर मेरे कमरे में क्यों आई हैं? इसका यहाँ पर क्या काम है? उन्होंने कहा, क्यों, इसी का तो यहाँ पर काम है। ये तुम्हारा पति है, क्या तुम अपने पति के साथ नहीं रहोगी? ये तो इसी कमरे में रहेगा। मैं इस बात पर हैरान रह गई क्योंकि वह आदमी मेरा पति नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी सास को समझाया और कहा, इसको लेकर बाहर चली जाए, ये मेरा पति नहीं है। लेकिन अगले ही दिन रात को वह फिर से उस आदमी को लेकर मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी, चलो अपने पति को संभालो, अब तुम्हें इसी के साथ जिंदगी गुजारनी है। मैं हैरान थी कि वह रोज रात को इस आदमी को मेरे कमरे में क्यों ले आती हैं, जबकि वह खुद भी अच्छी तरह से जानती थी कि वह मेरा पति नहीं है। एक दिन तो हद ही हो गई, मेरी सास उसे वहीं छोड़कर चली गई। जब मैंने उसकी तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा तो वह अचानक जमीन पर बैठ गया। उसके बाद उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी सास, मेरा नाम नेहा है। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी था वह मेरा ही था। हमें इस मोहल्ले में रहते हुए काफ़ी साल हो गए थे। मेरे लिए एक रिश्ता आया था। जब वे लोग घर पर आए तो बहुत अच्छे लगे। शकल सूरत से भी और व्यवहार से भी उनका बेटा बाहर के मुल्क में काम करता था। मेरे पापा हमेशा से मेरी शादी ऐसे इंसान से कराना चाहते थे जो बाहर के मुल्क में कमाई करता हो। पापा का कहना था कि बाहर के मुल्क में कमाई अच्छी हो जाती है, इंसान 4-5 साल की तंगी काट ले, फिर वापस आकर अपने लिए सब कुछ बना लेता है, घर भी और गाड़ी भी। लेकिन उन लोगों का घर तो पहले से ही अपना था। वे लोग मुझे पसंद करके चले गए थे। मेरे माता पिता बहुत खुश हुए क्योंकि यह मेरी जिंदगी में आने वाला पहला रिश्ता था और उन्हें मैं पहली बार में ही पसंद आ गई थी। हमें भी ये लोग पसंद आ गए थे। उन्होंने कहा, अब आप लोग हमारे घर आइए ताकि आप भी लड़के को देख ले। हम लोगों ने मंगलवार का दिन तय किया और उसी दिन उनके घर चले गए। पर जैसे ही हमने उनके घर में कदम रखा, हम सब हैरान रह गए। उनके घर में तो कुछ भी नहीं था। वे लोग बस एक चटाई बिछाकर बैठे थे। देखने में तो वे लोग बहुत ज़्यादा अमीर लगते थे। फिर उनके घर में कोई चीज़ क्यों नहीं थी? उन्होंने हमें भी जमीन पर बैठने का इशारा कर दिया और शरबत भी रंग बिरंगे गिलासों में आया। आखिरकार मेरे पापा ने पूछ ही लिया, भाभी ये सब क्या है? आप लोगों के घर में कोई सामान क्यों नहीं है? तो उन्होंने हमें एक ऐसी बात बताई कि हम हैरान रह गए। उन्होंने कहा, दरअसल हमारे घर में आग लग गई थी और सारा सामान जल गया है। उन्हें हमें दिखाया कि आग 2 कमरों में लगी थी। वे कमरे अभी भी खराब हालत में हैं। उनका कहना था, हमने सोचा कि बेटे की शादी करा देते हैं तो बहू दहेज लेकर आएगी, जिससे घर में कुछ चीज़ें आ जाएगी, इसी बहाने सामान भी आ जाएगा और बहू भी। मेरे पापा ने मेरी माँ की तरफ देखा। जब वे लोग वहाँ से थोड़ी देर के लिए गए तो मेरी माँ ने कहा, देखो कैसे मुंह भर के दहेज मांग रहे हैं। मेरे पापा ने कहा, मुंह भर के दहेज मांगने की क्या बात है? दहेज तो हमें देना ही है। अब हम सामान देंगे तो वे उसकी कदर करेंगे और हमारी बेटी की भी, क्योंकि ये लोग इस वक्त मुश्किल में हैं। पूरे घर का सामान लेना कोई आसान बात नहीं है। उन्होंने हमें तस्वीर दिखाई और कहा, हमारा घर बहुत अच्छा था, बहुत सारा सामान था, लेकिन सारा जल गया। बस कुछ कपड़े और बिस्तर बचे हैं। आप लोग अगर 2 कमरों का फर्नीचर दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी सारा घर तो आपकी बेटी का ही होगा। जब हम लोग घर वापस आए तो मेरी माँ और पापा आपस में बहस करने लगे। मेरी माँ को उनके ये मामले ठीक नहीं लग रहे थे। उन्होंने कहा, ये बात अच्छी नहीं है। उनका बेटा बाहर काम करता है, अगर वह चाहे तो महीने 2 महीने में अपना सारा सामान बना सकता है। पापा ने कहा, आजकल बड़ी महंगाई है, हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है। ये देखो, उन्होंने सोचा कि बहू भी आएगी, सामान भी आ जाएगा, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। वे चाहे अपने लिए सामान बनाए या ना बनाए, हमें तो अपनी बेटी को दहेज देना ही है। हमें कुछ ना कुछ तो देना ही था, ज़्यादा ना सही, बस थोड़ा ज़्यादा दे देंगे। अपनी बेटी के लिए ही देंगे। जो कुछ होगा हमारी बेटी का होगा। ये लोग सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, उनका नहीं बन जाएगा।
लेकिन मेरी माँ को यह सब सही नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा, मायके से आया हुआ पत्थर भी औरत के लिए कीमती बन जाता है। जब तुम्हारे सामने तुम्हारा सामान बेदर्दी से इस्तेमाल करेंगे ना, तब तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। फिर तुम कहोगी कि कैसे लोगों से रिश्ता कर लिया है। पर हमारे घर में फैसला मेरे पापा का ही होता था। बस पापा ने कहा, ठीक है, हम सामान बना लेंगे, आप लोग शादी की तैयारियां करो। लेकिन उन्होंने एक जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने कहा, हम शादी का सारा खाना पीना खुद कर लेंगे, चाहे आपकी तरफ से हो या हमारी तरफ से। पापा को ये बात अच्छी लगी तो मेरी माँ भी खामोश हो गई। उन्होंने कहा, चलो, इनका इतना एहसान तो हुआ। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। मेरे पापा ने बहुत अच्छा सामान बनवाया था। लड़का भी बहुत खूबसूरत था और उसकी कमाई भी अच्छी थी। मैं अपने ससुराल में आ गई थी। लेकिन मेरे पति ने कहा, देखो, घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। कुछ चीज़ें तो तुम ले आई हो, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनानी हैं। मेरी माँ ने पिछले साल से जो बनाया था वह सब जल गया है। तुम्हें पता है कि घर की चीज़ें आराम आराम से बनती हैं, इसलिए मुझे जल्दी ही वापस जाना होगा। मेरा पति 10 दिन बाद ही वापस जाना चाहता था, पर उसने कहा था कि वह 5-6 महीने बाद फिर से एक चक्कर लगा लेगा। जब मैंने 6 महीने का जिक्र सुना तो मुझे ये मामला इतना बुरा नहीं लगा। मैंने कहा, ठीक है, आप चले जाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं। वह 10 दिन मेरे साथ रहा, लेकिन उसका रवैया मेरे साथ सामान्य ही था। वह मेरे साथ ऐसे नहीं रहा जैसे हम एक दूसरे की मोहब्बत में खो गए हो। बस सामान्य सा ही मामला था। वह मेरा ख्याल रख रहा था, लेकिन ज़्यादातर वक्त घर के बाहर गुजारता था। उसने कहा, जाने से पहले मेरे यहाँ पर भी कुछ काम है, बस मजबूरियाँ हैं, क्या करें। अब तुम हमारे घर की एक फर्ज बन गई हो। तुम्हें हमारी इज्जत रखनी है, अपने माँ बाप के सामने भी और बाकी दुनिया वालों के सामने भी। मैंने कहा, ठीक है। उन्होंने मेरे लिए सोना भी बनाया था और पूरे 3 सेट बनाए थे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हुए थे। बाद में पापा ने समझाया कि हर तरह से हम लोग ही फायदे में रहे। हमारी शादी पर खाना बनाने का पैसा भी बच गया। उन लोगों ने तुम्हारे लिए सोना भी बना दिया है, और अगर वे सामान इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सामान को खो जाएगा। सामान भी तुम्हारा है और घर भी तुम्हारा है, और फिर तुम्हारा उन लोगों के ऊपर एहसान भी रहेगा। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी स्थिति बहुत पक्की है और पापा ने जो किया वह ठीक है। चलो, थोड़ा उन्होंने कर लिया, थोड़ा हमने कर लिया, मामला सेट हो गया। मेरा पति वापस दूसरे देश चला गया था। मेरा एक देवर था और एक सास थी, बस, और कोई नहीं था। मेरा देवर भी काफ़ी खूबसूरत था, मासूम सा लगता था। मेरा पति चला गया तो एक दिन मेरी सास मेरे कमरे में दाखिल हुई और साथ में मेरा देवर भी था। मुझे लगा कि कोई बात करने आए होंगे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने मेरे देवर से कहा, चलो बैठो अपनी पत्नी के पास, बाहर क्यों अकेले बैठे थे। मैंने अपने देवर की तरफ देखा तो वह सिर झुकाकर खड़ा था। मैंने कहा, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? ये तो रमेश है, मेरा पति नहीं। उन्होंने कहा, ये तुम्हारा पति है। फिर उन्होंने अपना सिर कर लिया और कहा, नहीं, ये सुभाष नहीं है। मुझे इस मामले की कोई समझ नहीं आई थी। मैं हैरान हो गई थी। मैंने कहा, आप अपने दूसरे बेटे को मेरे कमरे में ले आई हैं और कह रही हैं कि अपनी पत्नी के पास बैठो। मैं इसकी पत्नी थोड़ी ना हूँ। फिर वह अचानक से कहने लगी, क्या ये रमेश है? मैं समझी थी कि ये सुभाष है। मैंने अपने देवर से पूछा, क्या बात है? तो उसने कहा, दरअसल माँ को भूलने की बीमारी है। वह कभी कभी सब कुछ भूल जाती हैं। वह हम दोनों भाइयों को भी आपस में मिक्स कर देती है। हमारी शक्लें भी भूल जाती है और नाम भी। मैंने कहा, यह किस किस्म की बीमारी है? तो उसने कहा, यह एक दिमाग की बीमारी है और ऐसी बीमारियां पूरी दुनिया में बहुत से लोगों को हो रही हैं। आजकल हर दिन नई बीमारी पैदा हो गई है। मेरे देवर डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग ले रहा था, इसलिए शायद उसे ज़्यादा पता था। मैंने कहा, अच्छा। इस बात पर हम दोनों ही हंसने लगे थे। मेरा देवर बहुत ही अच्छा था। वह मेरा ख्याल रखता था। कभी कभी बाहर जाता तो मुझे जरूर पूछता कि कोई चीज़ चाहिए तो बताना। मेरे पति ने भी जाने से पहले कहा था कि रमेश पर भरोसा कर सकती हो। कोई चीज़ मंगवानी हो तो इसको बता देना। वह मेरा भाई है, उसे अपना भाई भी समझना और उसके साथ अच्छे से रहना। मुझे उस पर बहुत भरोसा था। ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी।
मेरे पति ने कहा था, तुम परेशान मत होना, तुम उसके साथ डॉक्टर के पास भी जा सकती हो और वह तुम्हें तुम्हारे घर भी ले जाएगा और वापस भी ले आएगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे यह सब कुछ अजीब लगता था। लेकिन आकर वह भी तो इस परिवार का हिस्सा ही था। इस परिवार का मैं भी हिस्सा बन गई थी, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैं उसी के साथ बाजार भी चली जाती और वह मुझे मेरी माँ के घर भी ले जाता था। 1-2 दिन के बाद फिर मेरी सास ने यही हरकत की। वह उसका हाथ पकड़कर मेरे कमरे में ले आई। अब तो उन्होंने मुझे आकर एक लंबा सा लेक्चर भी दिया। उन्होंने कहा, कैसी पत्नी हो तुम, अभी तुम्हारी शादी हुई है, पति तुम्हारा बाहर बैठा हुआ है, उदास है, उसने खाना भी नहीं खाया, परेशान है और तुम अंदर बैठी टीवी देख रही हो। चलो उसके पास बैठो, उससे पूछो कि उसे क्या परेशानी है, उसे खाना खिलाओ, उसके पैर दबाओ। अरे पत्नियां ही तो सेवा करती हैं, और कौन करेगा। रमेश ने इशारा किया कि चुपचाप सुनती रहो। मेरी सास ने और भी बहुत सारी बातें की जो उन्हें उसके सामने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कर डाली। हम दोनों ही सिर झुकाकर खड़े थे। खैर, मेरी सास अपना भाषण खत्म करके कमरे से बाहर चली गई तो हम दोनों हंसने लगे। उसने कहा, दरअसल आज मेरा एग्ज़ाम था, मैं बड़ा परेशान था, तो माँ को लगा कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि आप मुझे वक्त नहीं दे रही हैं। आपको तो पता है ना माँ की बीमारी के बारे में। मैंने कहा, हाँ। खैर, वह कमरे से चला गया था। रात हुई तो मेरे पति ने कॉल की। वह मुझे रात को ही कॉल करता था। मैंने उसे ये सब कुछ बताया तो वह भी हंसने लगा। उसने कहा, हाँ, माँ को ये बीमारी 10 साल से है। जब से पापा इस दुनिया से गए हैं तब से हैं, शायद टेंशन की वजह से हो गई हैं। मैंने कहा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा, हम नहीं बता रहे थे क्योंकि अजीब लगता है। तुम भी अपने माँ बाप को मत बताना। मैंने कहा, लेकिन पहले तो आंटी बिल्कुल ठीक लग रही थी। तो मेरे पति ने कहा, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, वैसे वह ठीक ही रहती हैं। बड़ी अजीब सी बीमारी थी मेरी सास की। वह अपने दोनों बेटों की शक्ल में फर्क करना भूल जाती थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हो गया। मैं अभी अभी नहाकर निकली थी। मैंने गले में दुपट्टा भी नहीं डाला हुआ था। वह मेरे बाथरूम में ही रह गया था। मेरे बाल बहुत लंबे थे। मैं बालों को संभालती हुई बाहर आ रही थी कि तभी मेरी सास फिर से मेरे देवर को लेकर खड़ी थी। मेरे देवर ने मुझे उसी हालत में देख लिया, लेकिन उसने मुंह फेर लिया था। मैंने फौरन जाकर अपना दुपट्टा उठाया और फिर से उनकी बातें सुनी। इस दफा तो मेरा देवर बिना कुछ बोले ही बस कमरे से चला गया था। मुझे अब यह सब बहुत अजीब लगने लगा था। आखिर यह सब कुछ क्या था? मैंने अपने पति से कहा तो उसने कहा, देखो, हर घर में कुछ ना कुछ होता है। मेरी माँ तुम्हें कोई ताने नहीं देती, तुमसे कोई गलत बात नहीं करती, तुम्हें कोई काम नहीं कहती, सास की तरह तुम पर नजर नहीं रखती, तुमसे उल्टी सीधी बातें भी नहीं करती। तो बस अब इतना तो होता ही है ना। इसे बीमारी समझकर बर्दाश्त कर लो। देखो, वह बीमार है, वह जानबूझकर तो नहीं कर रही और हम उनका इलाज भी करवा रहे हैं। मैंने कहा, पर यह सब अजीब लगता है। उसने कहा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये वक्त गुजारना ही होगा। एक दिन मैंने देखा कि मेरा देवर बहुत ज़्यादा खुश था। वैसे तो हम हमेशा संजीदा ही रहता था, लेकिन जब अचानक मुझे ऐसा लगा कि वह बहुत खुश हैं, तो मैंने उससे पूछ लिया, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। वह मुस्कुराकर कहने लगा, हाँ, आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। आज मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो मेरी जिंदगी और मौत का इम्तिहान है। मैंने हैरान होकर पूछा, ऐसा क्या है? उसने जवाब दिया, अभी आपको पूरी बात नहीं बता सकता, लेकिन आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। आप मेरी बहुत अच्छी भाभी हैं। जब से आप इस घर में आई हैं, बहुत सारे काम सीधे हो गए हैं। खासकर आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मुझे आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, जब से मैं इस घर में आई हूँ, माँ को कोई डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। यह सुनकर वह थोड़ा शर्मिंदा हो गया और बोला, हाँ, दरअसल मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक जरूरी काम में लगा हुआ हूँ, इसी वजह से ये ध्यान ही नहीं रहा। मैंने समझाया, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मैंने सुना है कि जिन लोगों को मानसिक बीमारियां होती हैं, उनके लिए जल्दी जल्दी सेशन होते हैं। मुझे इस घर में आए हुए 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन अब तक
कोई भी उन्हें डॉक्टर के पास नहीं ले गया। उसने कहा, आप फिक्र मत करें, मैं उन्हें ले जाऊंगा। अगले ही दिन वह मेरी सांस को अस्पताल ले गया, लेकिन जब से वे लोग वापस आए तो उनके हाव भाव में ऐसा नहीं लग रहा था कि वे डॉक्टर के पास से लौटे हैं। वे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे और आपस में किसी औरत की चर्चा कर रहे थे कि उसने अच्छी चाय बनाई थी और अच्छा खाना पकाया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रिश्तेदार के घर गए हो। मैंने सोचा कि शायद डॉक्टर के पास जाने के बाद वे वहां चले गए होंगे, क्योंकि डॉक्टर के पास तो काफ़ी समय लगता है। खैर, मेरी तबीयत इन दिनों कुछ खराब रहने लगी थी। मुझे लग रहा था कि शायद कोई खुशखबरी आने वाली है। मैं अपनी माँ के घर थी, जहाँ मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई। मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मैंने कहा, मुझे अपनी सांस के साथ जाना चाहिए था, वरना वह कहेगी कि मैंने सबसे पहले अपनी माँ को बताया, उन्हें नहीं बताया। माँ ने जवाब दिया, तेरी सांस को वैसे भी क्या पता, वह तो अपने होश में ही नहीं रहती। जब उनका मूड अच्छा हो तब उन्हें बता देना। इस मामले में उनसे कोई गलती मत करना, उन पर ज़्यादा भरोसा भी मत करना। उन्होंने हमें तो पहले बताया ही नहीं। मैंने कहा, माँ, वह पागल नहीं है, बस थोड़ी बीमार है। लेकिन मेरी माँ भी बाकी लोगों की तरह मेरी सांस को पागल ही समझ रही थी। हालांकि सांस घर के काम भी करती थी और खाना भी बनाती थी। अगर वह सच में पागल होती तो ये सब कैसे कर पाती। हमारे समाज में मानसिक बीमारियों को पागल ही समझा जाता है। जिसके साथ जरा सी भी दिक्कत हो उसे पागल कहने लगते हैं। खैर, मैं अपने माँ बनने वाली थी, इस बात से मैं बहुत खुश थी। डॉक्टर ने कहा कि मेरा दूसरा महीना शुरू हो चुका है। इसका मतलब था कि भगवान ने मुझ पर बहुत जल्दी कृपा कर दी थी। मैं ये खुशखबरी अपने पति को देना चाहती थी, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। जब मैंने ये बात अपनी सास को बताई तो उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। वह खामोश रही। मुझे लगा कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। शाम को मैंने अपने पति को रोज की तरह कॉल किया। वह मुझसे ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। जैसे ही 10 मिनट हुए उसने कहा, अब कल बात करेंगे। मैंने कहा, नहीं, आज आपको थोड़ा ज़्यादा समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी बात है। उसने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर वह खामोश हो गया। मुझे लगा कि शायद उसे यकीन नहीं आ रहा है। मैंने कहा, क्या आपको इस पर विश्वास नहीं हो रहा है? मैं आज डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने बताया, लेकिन उसके अगले शब्द सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कहा, मुझे इस पर यकीन कैसे आएगा? ये मेरी औलाद नहीं हो सकती। मैंने तो तुम्हारे साथ सिर्फ 10 दिन ही गुजारे थे, फिर तुम माँ कैसे बन सकती हो? मैंने कहा, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक मेरी प्रेगनेंसी को दूसरा महीना होने वाला है और आपका गए हुए भी अभी पूरे 2 महीने ही नहीं हुए। उसने ठंडे स्वर में कहा, यह बच्चा मेरा नहीं है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। मुझे उसकी जुबान से ऐसी बातें सुनने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मेरे पति ने आगे कहा, यह मेरा बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे पता चला है कि रमेश बार बार तुम्हारे कमरे में आता था। मैंने चौंक कर कहा, आता था? आपका क्या मतलब है? मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी माँ उसे मेरे कमरे में ले आती है और उसे मेरा पति समझती हैं। लेकिन मेरे पति की अगली बात ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उसने कहा, वह उसे तुम्हारा पति समझती या तुमने सच में उसे अपना पति बना लिया था? यह सुनकर मेरे हाथ से फोन गिर गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं घर में ही थी। शायद उन्होंने डॉक्टर को घर पर ही बुलाया था। मेरी सास मेरे सामने बैठी थी। थोड़ी देर बाद ही मेरी पति की वीडियो कॉल आई। उसने कहा, माँ, ये लड़की क्या कह रही है? ये मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? मैंने तो इसके साथ सिर्फ कुछ ही दिन गुजारे थे। मेरी सास ने जवाब दिया, इससे ही पूछो, इसे ही पता होगा कि इसने क्या किया। हमें तो कुछ नहीं पता। रमेश भी खामोश खड़ा था। मेरे पति ने रमेश से पूछा, तुम इसके कमरे में जाते थे या नहीं? इस सवाल का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह मेरे कमरे में आता था, लेकिन उसे मेरी सांस लेकर आती थी। रमेश ने जवाब दिया, हाँ, मैं आ जाता था। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, रमेश, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे कमरे में कब आए हो? तुम्हें तो तुम्हारी माँ लेकर आती थी, जिनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है।
और जिन्हें लोग पागल कहते हैं। मेरी सास ने गुस्से में कहा, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पागल हूँ? मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ। और फिर ये कौन सी बीमारी है कि मैं अपने बेटे का हाथ पकड़कर तुम्हारे कमरे में लेकर जाऊंगी, जबकि वह तुम्हारा पति भी नहीं है। मैंने कहा, लेकिन माँ जी, रमेश ने तो मुझे खुद बताया था कि आप बीमार हैं और बीमारी की वजह से अपने दोनों बेटों को पहचान नहीं पाती। मेरी सास ने सख्त लहजे में कहा, मुझे कोई बीमारी नहीं है और तुम हमारे सामने झूठ बोल रही हो। तब तक मेरे माँ बाप भी वहां आ चुके थे। उनके सामने भी यही पूरा किस्सा दोहराया जाने लगा। मेरे माँ बाप भी मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे, क्योंकि जो कुछ मैं कह रही थी उसका कोई सबूत नहीं था, कोई सिरा नहीं था। मेरे पति और उसके परिवार ने मेरे माँ बाप के सामने ही मुझ पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। मेरे पति ने सबकी बातें सुनी। सब इधर उधर कुछ ना कुछ बोल रहे थे। कोई चीख रहा था, कोई बहस कर रहा था, कोई गवाही दे रहा था, कोई मेरे हक में था और कोई मेरे खिलाफ था। बहुत लंबा तमाशा चला, लेकिन आखिरकार मेरे पति ने साफ साफ कह दिया, ये मेरा बच्चा नहीं है। मैं आपकी बेटी को तलाकनामा भेजने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जो मेरी पीठ पीछे मेरी इज्जत की हिफाजत तक नहीं कर पाई। अभी मुझे गए हुए 2 ही महीने हुए और इसने किसी और के साथ बच्चा भी पैदा कर लिया। ये तो आगे क्या क्या करेगी, रोज कोई ना कोई हरकत करेगी। यह सुनकर मेरे पापा को गुस्सा आ गया। उन्होंने भी गुस्से में कह दिया, तो फिर दे दो तलाक। मैं बुरी तरह से रोने लगी और अपने कमरे में चली गई। मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा, नेहा तुम हमारे साथ चलो। मैंने जवाब दिया, मैं नहीं जाना चाहती। अगर मैं इस घर से चली गई तो ये लोग मुझे कभी भी वापस आने नहीं देंगे। ये इस घर का बच्चा है और मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे सारे हक खत्म हो जाएंगे। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, ठीक है, हम सुबह लेने आएंगे, तब तक अपना दिमाग भी सेट कर लेना और अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी पैक कर लेना। तुम्हारा पति तुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है और तुम उसकी इज्जत की रखवाली करने के लिए उसके घर में बैठी रहना चाहती हो। अभी तुम्हारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और इससे पहले कि उसने तुझ पर ऐसा संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। आगे चलकर पता नहीं वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। मेरी हालत बहुत बुरी थी, इतनी बुरी कि शायद जो खुशखबरी मुझे आज मिली थी वह मुझसे छिन जाती। शायद ये बच्चा ही मेरे पास न रहता। मैं अस्पताल से आई थी और मैंने पानी तक नहीं पिया था। मेरा गला सूख चुका था। मेरी जिंदगी में तूफान आ गया था। मेरे माँ बाप ने कहा, अपना सामान पैक करके रखना, हम सुबह आएंगे। और सुबह आने में सिर्फ 2-3 घंटे ही बचे थे। मेरी माँ ने मेरे पापा से कहा, अभी बच्ची जज्बाती और गुस्से में है, इस पर जिद मत करो, 2-3 घंटे इसे अकेला छोड़ो, फिर हम इसे ले जाएंगे। मैं अपना सामान पैक करने के लिए उठी। क्या मुझे यहाँ से जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे पति ने तो साफ साफ कह दिया कि वह मुझे तलाक देने वाला है। तभी मेरा देवर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी शक्ल बहुत अजीब हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोकर आया हो। मैंने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, झूठे इंसान, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने उदास स्वर में कहा, जिंदगी सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी बर्बाद हुई है। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? उसने कहा, तुम्हें याद है जब एक दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उसके साथ मेरी बात पक्की हो गई थी। मैंने कहा, उसमें मैं क्या करूँ, मेरा घर तो तुमने बर्बाद कर दिया है। उसने कहा, मेरे भाई की शादी पहले ही विदेश में हो चुकी थी, उसका एक बेटा भी है। हमारे साथ एक हादसा हो गया, हमारा घर जल गया था, इसलिए माँ ने ये सब किया था ताकि लड़की आ जाए और उसके साथ सामान वगैरह भी मिल जाए। फिर लड़की को गलत साबित करके उसे घर से निकाल देंगे और हमें उसका सामान भी मिल जाएगा। वह मेरी शादी भी करवा सकती थी। उसने आगे कहा, लेकिन मैं जिससे मोहब्बत करता था उसके घर वाले दहेज नहीं दे सकते थे। वह एक गरीब घर की थी। मैंने अपनी माँ का साथ इसलिए दिया ताकि जब उसके पास दहेज का सामान आ जाए तो वह मेरी बीवी को तंग न करे। फिर मेरी माँ ने जाकर मेरा रिश्ता भी पक्का करवा दिया। हम उस दिन डॉक्टर के पास नहीं गए थे, बल्कि रिश्ता पक्का करने गए थे। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा था। उसने दर्द भरे स्वर में कहा, लेकिन शायद मुझे
तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की सजा मिल गई है। मैंने पूछा, इसका क्या मतलब? उसने कहा, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था वह एक हादसे का शिकार हो गई और अब अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। कोई बुरी खबर नहीं सुनाना चाहता। प्लीज मुझे माफ़ कर दो ताकि जब मैं वहाँ जाऊँ तो भगवान उसे बचा ले। मैं तुम्हारे माँ बाप को सब कुछ बता दूंगा। मैंने कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। जो दुख मुझे मिला है वह किसी और को न मिले। मेरे देवर ने ये बात मेरे माँ बाप को बता दी। उन्होंने मेरे पति पर केस कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी सास ने कहा, जो सामान ये अपने साथ लेकर आई थी वह जल गया है और जो इसका सामान है वह इसका नहीं बल्कि हमारा अपना सामान है। मेरे पति भी वहीं बैठा था। वह मुझे तलाक दे चुका था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मेरी गोद में मेरी औलाद भी आ चुकी थी। मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। इन सब लोगों ने मेरे साथ कितना बड़ा खेल खेला था। काश मेरी जिंदगी कोई फिल्म या ड्रामा होती जिसमें आखिर में मैं सबसे बदला ले लेती और मुझे सुकून मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे सब मुझे बर्बाद करके जीत गए और मैं अंधकार में चली गई। मेरे देवर की प्रेमिका की जान बच गई थी। उन दोनों की शादी भी हो गई। मेरे लिए ये सब देखना बेहद मुश्किल था। मेरी आंखें हर वक्त आंसुओं से भरी रहती थी। हर सुबह जब मैं अपनी बेटी को देखती तो मुझे अपने अतीत का दर्द याद आ जाता। उसकी मुस्कान में मुझे वह खुशी का पल नजर आता जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन अब वह खुशी भी जिंदगी का एक भारी बोझ बन गई थी। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया था, पर मेरे माँ बाप ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वे हर वक्त मेरा सहारा बने रहे, लेकिन उनके सामने अपने दुखों को बयान करना मेरे लिए मुश्किल था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे समझाया, बेटा, तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम्हें अपने ही लिए लड़ना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए भी। माँ की बातें मेरे दिल में उतर गई। मैंने सोचा, अगर मैं खुद को संभाल लूँ तो शायद अपने दुखों से निकलने का कोई रास्ता मिल सके। मैंने सोचा, मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए मैंने एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया जहां मैं अपने हाथों से कुछ बना सकूं। जब मैंने अपने घर के पास एक छोटी सी दुकान खोलने का प्लान बनाया तो मेरी माँ ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ तैयार कर दिया। जब मैंने दुकान खोली तो लोग मुझे पहचानने लगे। उन्होंने देखा कि मैंने अपने दुख और प्यार और मेहनत में बदल दिया। धीरे धीरे मेरी दुकान चलने लगी और मुझे अपने दुखों से निकलने का एक रास्ता मिल गया। लेकिन फिर एक दिन मेरे पास मेरे पति का फ़ोन आया। मैंने उसका फ़ोन उठा लिया। उनकी आवाज़ सुनते ही मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उन्होंने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने पूछा, क्या बात है? मुझे समझ नहीं आया कि उनकी नीयत क्या थी। मेरे पति ने कहा, मैं अपने बच्चों के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास उनके लिए सिर्फ नफरत बची थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या मुझे उनकी तरफ से माफ़ी की ज़रूरत है? क्या उनकी माफ़ी मेरी ज़िंदगी की बेहतर बना सकती है? मैंने जवाब दिया, यह सब कुछ मेरे लिए ख़त्म हो चुका है। मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे लिए मेरी ज़िंदगी में अब कोई जगह नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस फ़ोन रख दिया। मेरे दिल में कुछ तो था, लेकिन मैंने खुद को संभालने का फैसला किया। मेरी दुकान चल रही थी, लेकिन मेरे जहन में उनका नाम अब भी था। मुझे ये सोचना था कि क्या मैं अपनी खुशियों को उनसे दूर रख सकती हूँ। जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो क्या मैं उसे उन दुख भरे लम्हों से बचाने में सफल हो पाऊंगी? ये सोचकर मुझे बहुत डर लगता था। मेरे आसपास के लोग मेरी हिम्मत की तारीफ करते थे। वे मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देते कि क्या मैं कभी किसी और से प्यार कर सकती हूँ। लेकिन मेरे दिल की गहराई में मैंने ठान लिया था कि अब मैं सिर्फ अपने और अपनी बेटी के लिए जीऊंगी। लेकिन देखिए, ये दुनिया कितनी बुरी है। कैसे लोग आपको धोखा दे देते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। इंसान को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। ये दुनिया अब मजे करने की जगह नहीं बल्कि एक जंग बन चुकी है। इंसान को बहुत सोच समझकर फैसले लेने चाहिए और खासकर बेटी की शादी का फैसला तो बेहद सोच समझकर करना चाहिए।
अगर कोई मीठी मीठी बातें कर ले तो खुशी खुशी उसे अपनी बेटी न सौंपे। अगर कोई कहता है कि हम खाना खुद बनाएंगे तो खर्चे बचाने के लिए अपनी बेटी उसके हवाले न करे। पहले पता करे कि वह कौन है, कैसा है, फिर अपनी बेटी का रिश्ता तय करे। दोस्तों, आप बताइए, क्या मेरे पति को माफ़ी मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।